But with this, I would now like to go ahead on today's session. And this session in Hindi, if I were to talk about निर्यात व्यवसाय, export business शुरू करने के और बढ़ाने के 7 आसान तरीके. This is where we are, and I am now going to be, and I am proud, of course, after talking about the event on Sotex, I am now proud to start my presentation for Winning Mantra. And me and Sandeep are the proud co-founders of Winning Mantra, and it's an absolute pleasure that आज हम आप लोगों के साथ में ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. तो आइए चलते हैं अब इस सेशन की ओर. और संदीप, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है. धन्यवाद गगन, और बहुत ही उत्सुक हूं मैं आज इन लोगों से साथ बात करने के लिए. निर्यात व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग. We are going to talk about that. All right, wonderful. So आइए सबसे पहले संदीप को थोड़ा सा और जान लें और जानते हैं कि संदीप क्या क्या करते रहे हैं अपने व्यवसाय में. तो सबसे पहले तो संदीप और मैं विनिंग मंत्रा के को-फाउंडर्स हैं. संदीप एक एक्सपोर्ट ग्रोथ कंसल्टेंट है, निर्यात बढ़ाने के तरीके, राइट, उनका ये काम है. वो एक पेशे से पिछले 22 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. खुद वो एक पब्लिशर हैं, मकाओ बुक्स के सीईओ हैं, और 22 साल से उनको एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है. 98 कंट्रीज में वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं. 32 कंट्रीज से ज्यादा वो अपना एग्जीबिशंस लगा चुके हैं. और साथ ही साथ में एक लेटेस्ट जो तमगा है, जो स्टार है, जो उनके उस पे लगा है, वो है यूनाइटेड नेशंस में एज अ कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन. वो यूएन में कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है, जिसके तहत वो बाहर की कंट्रीज में भी जो है वो एक्सपोर्ट की जानकारी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के तरीके लोगों को बताते हैं. 7 साल से ट्रेनिंग डोमेन में है. 11,000 से लोगों अधिक एक्सपोर्टर्स को मदद कर चुके हैं. और ट्रैवल, नेटवर्किंग और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स उनका पैशन है. आप देख ही गए होंगे कि 98 कंट्रीज और 32 अगर कंट्रीज में एग्जिबिट किया है, तो ट्रैवल तो उनका होना ही है पैशन. सो संदीप, क्या कहते हैं, क्या रीजन है कि आपने एक्सपोर्ट को चुना एक लोगों को पढ़ाने और समझाने के लिए? सबसे पहले तो गगन शुक्रिया, क्योंकि जो हिंदी भाषा में आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया वो बहुत ही अच्छा लगा. मुझे लगा कि बहुत क्लोज है, बहुत पास है मेरे दिल के. तो हाँ, मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी करीबन 22 साल पहले, तो उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान दे पाए, मुझे बता पाए कि कैसे व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे सेल्स को बढ़ा सकते हैं. हाँ, कुछ कोर्स थे गवर्नमेंट के जिसमें हमें लीगल प्रोसेस के बारे में बताते थे. तो जो मैंने खुद सीखा वो मैंने भ्रमण किया, घूमा मैं बहुत सारी कंट्रीज में, एग्जीबिशन लगाए, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, नुकसान भी खाया. तो जो कुछ सीखा वो प्रैक्टिकल अपना व्यवसाय करते हुए सीखा. और करीबन 3 साल पहले मैं और गगन बैठे हुए थे, हम दोनों एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं. तो हमने ये सोचा क्यों ना जो हमने नॉलेज मिली है हम दोनों को, गगन भी 20-21 साल से एग्जीबिशंस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वो हम अपना जो समुदाय है, अपने एमएसएमईज हैं, उनके साथ शेयर करें. और तभी से वो जर्नी शुरू हुई. और आज इसमें 11,000 लिखा हुआ है, बट हम करीबन 14,000 लोगों को टच कर चुके हैं, करीबन 700 के करीब लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, करीबन 27 कंपनियां हैं जिनको हम आज के दिन में कंसल्टिंग करते हैं, और सबकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, सबका अच्छा व्यवसाय बढ़ रहा है. ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हमें मिले जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, जिनके पास ना तो प्रोडक्ट था और ना ही ये पता था कि क्या करना चाहते हैं, बट हाँ, वो निर्यात करना चाहते थे. बहुत बहुत धन्यवाद गगन. एंड आज हम बताएंगे कि कैसे आप अपने निर्यात को शुरू कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. तो मेरा प्लेजर है कि मैं अपने मित्र और मेरे को फाउंडर गगन कपूर के बारे में आपको बताऊं. गगन एक मार्केटिंग कंसल्टेंट है, मेरे साथ को फाउंडर है विनिंग मंत्रा के. इसके अलावा उनकी एक कंपनी है गो फॉर ग्रोथ मार्केटिंग कंसल्टिंग, जिसमें वो मार्केटिंग कंसल्टिंग करते हैं. करीबन 21 साल का उनको एक्सपीरियंस है. यूनाइटेड नेशन के रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं वो एक्सपोर्ट और मार्केटिंग के लिए. और करीबन 340 कंपनी की
मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उन्होंने बनवाई हैं, मदद की है इन कंपनीज की, जिसमें बड़े कॉर्पोरेट, छोटी कंपनीज, हर तरह के लोग हैं। सर्टिफाइड ट्रेनर हैं 2-3 जगह से, और करीबन 41,000 लोगों को वो ट्रेन कर चुके हैं पिछले 8 सालों में। वो BNI के नेशनल ट्रेनर भी हैं, BNI एक समुदाय है, उसके नेशनल ट्रेनर भी हैं, तो वहां पर भी वो काफी लोग जगह ट्रेनिंग करते हैं और मेरे साथ एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग करते हैं और अपनी मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग करते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है वो स्पेस साइंस और रीडिंग में है, बहुत पढ़ते हैं अच्छा वो। और अगर आपको वो ट्रेनिंग करते हुए या कंसल्टिंग करते हुए नहीं मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको किसी किताब के पीछे मिलेंगे, किसी कोने में बैठे हुए। सो बहुत बहुत वेलकम आपका गगन। बहुत बहुत तो धन्यवाद संदीप, एक बहुत ही उम्दा इंट्रोडक्शन के लिए। और आइए अब चलते हैं। और जैसा कि संदीप ने कहा, चैलेंजेस बहुत हैं लोगों के लिए, किस तरीके से निर्यात एक्सपोर्ट किया जाए। और यहीं से हमारी विजन विनिंग मंत्रा की बनी, और हमने ये सोचा कि हमें चेंज करना है कि कैसे इंडिया बाहर बेचेगा, बाहर इंडिया के लोग बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि लोगों को नहीं पता किस तरीके से है, प्रोफेशनलिज्म नहीं पता किस तरीके से करना है, कौन सी कंट्री में जाना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम उनकी मदद करें, और इसी से हमारा ये विजन बना दैट वी वांट टू चेंज द वे इंडिया सेल्स ओवरसीज। और हमारा मिशन जो है वो है कि हम 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को टच करना चाहते हैं 1 अक्टूबर 2025 तक। हम काफी अच्छा चल रहे हैं, 25,000 से तकरीबन अधिक लोग हम ऑलरेडी जो है वो कनेक्ट कर चुके हैं, टच कर चुके हैं, और आगे भी इसी स्पीड से बढ़ते रहेंगे। 4 हमारे मेन बिजनेस के काम हैं। वो क्या क्या है? पहली बात तो हम नॉलेज सेशंस करते हैं, जिसमें हम 2 घंटे का सेशंस करते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए और ट्रेड एसोसिएशंस के लिए, जैसा कि आज हम एक सेशन कर रहे हैं सोटेक्स के प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ हम करते हैं ट्रेनिंग्स। हम 6 हफ्ते का हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसको हम एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड मोर कहते हैं, जो कि हम कंप्लीटली ऑनलाइन अभी रन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम, जैसा कि संदीप ने पहले ही बताया, हम काफी कंपनीज की कंसल्टिंग और हैंड होल्डिंग करते हैं, जिसमें हम एक बाय एक करके उन लोगों को जो है वो एक हैंड होल्ड करते हैं उनके बिजनेस रिलेटेड। और कुछ लोगों के स्ट्रेटेजिक टाइप्स भी हम जो है क्रिएट करते हैं, अगर उनको किसी रीजन में, किसी कंट्री में एंटर करना है। पर आज मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे 7 कौन से एरियाज हैं जहां पे एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। पहली बात तो कि कौन सी कंट्रीज हमको फोकस करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों का। हम इसको उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बायर्स कैसे ढूंढने हैं, संदीप आपको काफी अच्छे 7-8 उम्दा तरीके बताने वाले हैं। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आप लोगों को मार्केटिंग रेडी कैसे होना है और अपना एक यूनिक मैसेज कैसे क्रिएट करना है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आपको मार्केटिंग के कौन से चैनल्स यूज करने चाहिए, हम ये बात करेंगे। और सेल्स रेडी कैसे बने, जो ये कहते हैं सेल्स रेडी, वो कैसे हो। एक्सपोर्ट प्राइसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम एक्सपोर्ट प्राइसिंग के बारे में भी जो है वो बात करने वाले हैं। और आप अपनी पेमेंट्स को कैसे सिक्योर करेंगे, हाउ टू सिक्योर योर पेमेंट्स, अगेन लोगों का बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी हम बात करेंगे। तो ये 7 तरीके, 7 स्ट्रगल्स को आज हम एड्रेस करने वाले हैं। और पहला जो टॉपिक है वो है कि कंट्रीज, विच कंट्री टू फोकस, कौन सी कंट्री में एक्चुअली आप अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। और मैं संदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि संदीप प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें और स्टार्ट करें। ओवर टू यू संदीप। धन्यवाद गगन। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे कंट्रीज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों में से कौन लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट लिखें। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टार्ट लिखें, चैट बॉक्स यूज कीजिए और प्लीज बताइए कि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट लिखिए, और अगर शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्ट लिखिए। एक्सपोर्ट करते हैं राजीव जी, स्टार्ट करना चाहते हैं नरेश जी, मनमोहन जी। सो बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरुआत करना चाहते हैं। सो हमारा ये सेशन आप दोनों के लिए है, चाहे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यवसाय को, निर्यात के व्यवसाय को। तो सबसे पहले ये चैलेंज आता है कि जब आप कोई निर्यात का बिजनेस शुरू करते हैं तो किस कंट्री को फोकस किया जाए। करीबन 220 कंट्री हैं पूरे विश्व के अंदर, और उसके अंदर से ज्यादातर लोग कहते हैं कि बड़ी कंट्री है, USA है, UK है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यहीं पे शुरू करते हैं, क्योंकि
वहां पे अच्छा व्यवसाय होगा, अच्छा धंधा होगा, अच्छा एक्सपोर्ट होगा। परंतु प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ा उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां पे सप्लायर भी बहुत है, वहां पे कंपटीशन भी बहुत है। सो बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं और उसके बाद उनका मन बुझ जाता है और वो कहते हैं कि ये धंधा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोशिश करी पर व्यवसाय नहीं मिला, निर्यात का कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कंट्री ढूंढें जहां पे हम फोकस कर सकते हैं और जहां पे हमें ऑर्डर मिलने का चांस ज्यादा होगा। तो मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के बेस में शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पूरे विश्व की मार्केट को। और अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक HSN कोड का यूज करना पड़ेगा। जो लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि HSN कोड क्या होता है, पर आप जो लोग नहीं हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। HSN कोड एक यूनिक कोड होता है जो जितने भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं उनको एक यूनिक कोड दिया जाता है। भारत में वो 8 कैरेक्टर्स का है और भारत से बाहर वो 8 और 10 कैरेक्टर्स का भी है। किंतु जो पहले 6 कैरेक्टर होते हैं किसी भी HSN कोड के, तो कोई भी प्रोडक्ट आपका है तो उसका एक HSN कोड होगा और पहले 6 कैरेक्टर पूरे विश्व में सेम होंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। तो जब भी आप बाहर की कोई स्टडी करेंगे तो पहले 6 कैरेक्टर से करेंगे। तो पहले बहुत जरूरी है कि आप अपना HSN कोड निकालें। कई बार HSN कोड बिल्कुल सही होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका डायरेक्ट HSN कोड मिल जाएगा, किंतु कुछ बार ऐसा भी होगा कि वो एक ग्रुप में फॉल करे। जैसे आप बच्चों के अगर कपड़े बनाते हैं तो बच्चों के कपड़े में अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, तो हो सकता है कि वो एक ग्रुप में फॉल करे, वो डायरेक्ट HSN कोड ना हो। बट हाँ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अपना बिल्कुल सही HSN कोड निकालें। बहुत सारे तरीके हैं, आप गूगल में HSN कोड सर्च कर सकते हैं। और एक साइट है indiantradeportal.in, indiantradeportal.in, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट लिख के, मतलब आप लिख सकते हैं कि आप बच्चों के कपड़े बनाते हैं या लेडीज गारमेंट्स बनाते हैं या जो भी बनाते हैं, उसके बेस पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगी और वहां से आप चूज कर सकते हैं कौन सी चीज आपकी बिल्कुल क्लोज है। सो सही HSN कोड निकालने के बाद आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 6.1 का, आर्टिकल्स ऑफ अपैरल्स एंड क्लोथिंग एक्सेसरीज निटेड और क्रॉशेटेड। तो अपैरल और क्लोथिंग एक्सेसरीज का ये है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर कितना निर्यात हो रहा है। इस पर्टिकुलर कोड में आपके इस प्रोडक्ट में आप भी ऐसे निकालेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए कि कितना निर्यात हो रहा है। तो कुछ टूल यूज करके हमें पता लगेगा कि करीबन $237 बिलियन, $237 बिलियन का निर्यात हो रहा है। चाइना सबसे बड़ा निर्यातक है, बांग्लादेश, वियतनाम, जर्मनी, इटली, टर्की एंड इंडिया। भारत आठवें पायदान पे है। तो अभी ये तो है एक्सपोर्ट। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कहाँ इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है ताकि हम उस कंट्री में फोकस कर पाए। तो हम जैसे हमने एक्सपोर्ट निकाला है ऐसे ही हम इंपोर्ट निकालेंगे। अब इंपोर्ट में आप देखिए सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ा इंपोर्टर USA, उसके बाद जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, नेदरलैंड्स, और वो पूरी लिस्ट चली जाएगी करीबन 220 कंट्रीज। अब हमें क्या करना है, हमें उन्हीं कंट्री को फोकस करना है जो अच्छा इंपोर्ट कर रही हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम टॉप की 5 कंट्रीज को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस में हैं काफी टाइम से, तो आप शुरू से भी शुरू कर सकते हैं। किंतु अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जो काफी लोग आप कर रहे हैं, उस केस में ऊपर की 5 कंट्रीज को हम फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़ देंगे, बट फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। कुछ बिजनेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ नोट कमाएंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो आपने पहले 5 छोड़े और अगले 20 कंट्रीज को आप डाउनलोड कर लीजिए, उस लिस्ट को एक एक्सेल शीट में डाल के रख लीजिए। तो 20 कंट्रीज के नाम आ गए और क्या इंपोर्ट हो रही है वो आ गया। ये 2 पैरामीटर आपके पास आ गए। तो इस केस में आप देखिए स्पेन से चालू होंगे और नीचे 20 कंट्री को हम निकाल देंगे। तो अभी हमारे पास 20 कंट्री आ गई जो हम फोकस करने वाले हैं। किंतु शुरू में हम चाहेंगे कि आप सिर्फ 10 कंट्रीज में ही फोकस करें और हर कंट्री को अलग अलग तरीके से आगे हम बताएंगे कि कैसे व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए और क्या पैरामीटर होंगे। तो अभी आपने यहां से इंपोर्ट वैल्यू के ऊपर 20 लोग निकाल लिए। अगला जो पैरामीटर है वो है कंट्री की रेटिंग।
जैसे कि एक कंपनी की रेटिंग होती है, सिविल स्कोर जैसे होता है, ऐसे कंट्री की भी रेटिंग होती है। उसको आप निकाल सकते हैं eximitra.in से। एक साइट है eximitra.in, वहां जाएंगे तो हर कंट्री की एक रेटिंग मिलेगी आपको, जो कि ए होगी, मतलब एज में होगी, बीज में होगी, सीज में होगी और डी में होगी। सो ABCD मान के चलिए, A1 A2 ऐसे करके होता है। तो कोई भी कंट्री की रेटिंग अगर A1 है, बहुत बढ़िया, काम कीजिए। अगर B1 भी है तो भी काम कीजिए। अगर C और D है तो हम फिलहाल के लिए उसको हटा देंगे। इसका मतलब यह है कि उस कंट्री में व्यवसाय करना सुरक्षित नहीं है आपके पैसों के। तो अगर इन 20 कंट्री में जो आपने डाउनलोड की थी इंपोर्ट वैल्यू के हिसाब से कोई भी कंट्री ऐसी आ जाती है जो कि C और D में आती है, तो कृपया उसको वहां से हटा दीजिए। ओके, उसके बाद अगला है, हमें देखना है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल मतलब भारत से इस जो कंट्री आपने निकाली है 20, उन 20 कंट्री का क्या पोटेंशियल है। तो ये टूल्स होते हैं, उससे पता लगता है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि वो कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो गैप आता है, सपोज $1 बिलियन वो इंपोर्ट कर सकते हैं और 600 मिलियन हो रहा है, तो $400 मिलियन की अभी रिक्वायरमेंट है। तो वो एक फिगर आ जाएगी। वो फिगर हम जो 20 कंट्री हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं सबके लिए निकालेंगे कि भारत से उस कंट्री को एक्सपोर्ट करने का क्या पोटेंशियल है। ये जो डेटा एनालिसिस है ये बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है और काफी एक्यूरेट होता है। तो इससे आपको पता लगेगा कि उन 20 कंट्री में कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे कि हमारा पोटेंशियल ज्यादा है। तो उसको आप सॉर्ट कर लीजिएगा, बड़े पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका तीसरा कारण। चौथा कारण जो आता है वो होता है सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड मार्केट। मतलब ये कि कौन सी मार्केट है जहां पे कि डिमांड और सप्लाई ऑलरेडी ऑलमोस्ट मीट हो चुकी है। जैसे यूएसए में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि अगर 10 बिलियन चाहिए या 27 बिलियन चाहिए तो 28 बिलियन इंपोर्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है रिक्वायरमेंट से ज्यादा। तो ऐसी मार्केट को ये टूल्स जो हैं ये बता पाएंगे कि ये सैचुरेट हो चुकी है, कृपया इनको रहने दीजिए। तो इन 20 कंट्री में अगर कोई सैचुरेटेड मार्केट आती है तो उसको आप वहां से हटा दीजिए। तो उसको आपने हटा दिया तो कुछ और कम हुए। उसके बाद आता है ट्रेड एग्रीमेंट। ये पांचवा फैक्टर है। ट्रेड एग्रीमेंट होता है किसी भी कंट्री का एग्रीमेंट होता है दूसरी कंट्री से। और इसमें क्या फायदा होता है ट्रेड एग्रीमेंट का, एक निर्यातक को क्या फायदा होता है, एक्सपोर्टर को क्या फायदा होता है, कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसका अगर भारत से ट्रेड एग्रीमेंट है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जापान का भारत से एक ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर आप सी फूड को इंपोर्ट करते हैं, अगर आप सी फूड को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 5% है, जबकि और किसी कंट्री से अगर जापान इंपोर्ट करता है तो वो 18% है। तो जापान को भारत से इंपोर्ट करने में 13% का फायदा होता है। अगर आप देखें बांग्लादेश जो बहुत तरक्की कर रहा है आपके फील्ड के अंदर, टेक्सटाइल की फील्ड के अंदर, तो उन्होंने इतने अच्छे ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं कि पूरे विश्व में उनकी इंपोर्ट ड्यूटी 0 है। जी हाँ, पूरे यूरोप में, यूएस में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में उनकी इंपोर्ट ड्यूटी 0 है। उन्होंने अपने को डेवलप नेशन दिखा के वो हासिल किया। हमारे भी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स हैं, एशियान एग्रीमेंट है, ब्रिक्स एग्रीमेंट है, जहां पे हमें ये प्रेफरेंस मिलती है। तो अगर जो 20 कंट्री हमने निकाली थी शुरू में इंपोर्ट वैल्यू के ऊपर, उनमें से कोई कंट्री ऐसी है जहां पे कि ये फायदा हो रहा है उस कंट्री को कि वो अगर भारत से काम करेंगे तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी बचेगी, तो वो कंट्री जरूर हमारी लिस्ट में आएगी। ठीक है, तो उस कंट्री को आप जरूर सेलेक्ट करेंगे टॉप 10 में। मतलब 20 से जो हम 10 बना रहे हैं उसमें वो कंट्री जरूर आएगी, क्योंकि उनको फायदा है हमारे साथ काम करने। और फाइनली जो फैक्टर आता है वो है स्टीव फैक्टर। स्टीव फैक्टर है सोशल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। इसके लिए कोई टूल नहीं है, किंतु हाँ, आपको गूगल बाबा का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये ढूंढना पड़ेगा कि जैसे जो कंट्री आपने शॉर्टलिस्ट करी है उनमें कई पॉलिटिकल टर्बुलेंस तो नहीं है। जैसे अगर आप सीरिया को देखें, लीबिया को देखें, वेनेजुएला को देखें, पनामा को देखें, कहीं ना कहीं थोड़ा ब्राजील को भी देखें, थोड़ी सी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उससे व्यवसाय करना कोई सेफ नहीं होता। सिमिलरली कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम, जैसे कि नाइजीरिया है, बहुत अच्छी मार्केट है, पर बैंक के पास डॉलर ही नहीं है। मतलब बैंक अगर वो पेमेंट भी करना चाहे तो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बैंक के पास डॉलर ही नहीं है। तो ऐसी कंट्री से हमें काम नहीं शुरू करना चाहिए।
बाद में अगर कुछ हो जाए, कुछ तरीका निकल जाए तो अलग बात है। बट शुरुआत में जब आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ाना भी चाहते हैं, तो ऐसी कंट्री से काम कीजिए जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपकी जरूरत हो, उनका पोटेंशियल हो, और साथ ही साथ कोई रिस्क ना हो। तो ये सब फैक्टर अगर आप देखें तो जो हमने डिस्कस किया, इंपोर्ट वैल्यू, कंट्री की रेटिंग, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल, सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड, ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं, और स्टीप फैक्टर, इन 6 फैक्टर्स के ऊपर हम अपनी 10 कंट्री निकाल पाएंगे। और जो भी आप स्टडी करेंगे अपने HSN कोड के लिए करेंगे, तो जो भी आप काम करते हैं उसका आपको टॉप 10 कंट्री जहां पे आप फोकस करें वो निकल जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहां पे कंपटीशन कम है, जहां पे आपके बिजनेस करने के, व्यवसाय करने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी आपने 220 कंट्री से 10 कंट्री में फोकस कर लिया। अब अगला काम क्या करेंगे? अगला काम करेंगे कि हम बायर्स ढूंढते हैं। तो बायर्स में बहुत सारे लोग कहते हैं जी बड़ा डाटा मिलता है, खरीद लेते हैं, ये है वो है। पर देखिए, जो डाटा आपको मिलता है, एक तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता, और दूसरा जो आपको डेटा मिलता है वो आपके कॉम्पिटिटर को भी डेटा मिलता है। तो क्यों ना आप खुद थोड़ी मेहनत करें, आप या आपकी टीम, और वो डाटा को निकालें। तो हम, जो हमारा मास्टर क्लास होता है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है 6 दिन की, उसके अंदर करीबन हम 30 अलग अलग तरीके बताते हैं जैसे आप अपने बायर्स का डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन आज, क्योंकि ऑफकोर्स 1 घंटे में हमें सब कुछ खत्म करना है, मैं आपको करीबन 7 या 8 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपने पोटेंशियल बायर निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका है डेटा एनालिसिस, जो हम टूल्स यूज करेंगे। दूसरा है ई कॉमर्स साइट। तीसरा है ट्रेड एसोसिएशन। चौथा एग्जीबिशन। पांचवा कीवर्ड सर्च। छठा सोशल मीडिया। और सातवां हैशटैग मार्केटिंग। तो ये 7 तरीके हैं जिससे कि आप बायर्स को ढूंढ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और अब हम करेंगे इन 10 कंट्रीज के ऊपर से। जो भी आपने 10 कंट्री शॉर्टलिस्ट करी अपने लिए, उनको हम ये 7 तरीकों से बायर्स को निकालेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो डेटा एनालिसिस में जहां पे आपने डाला था अपना, आप HSN कोड डालेंगे, तो इंपोर्ट कंट्री आपने शॉर्टलिस्ट करी है वो डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो टूल्स जो है वो लिस्ट दे देंगे। वो लिस्ट के अंदर उनकी वेबसाइट आएगी। हमें 4 टच पॉइंट चाहिए। जब भी कभी भी डाटा आप निकालते हैं तो हमें 4 टच पॉइंट चाहिए। हो सके तो वो इंसान जो परचेज करता है, इंपोर्टर है या ओनर है जिस कंट्री का, या प्रोक्योरमेंट हेड है, उसका नाम। नंबर 2, ईमेल आईडी। अगर उसका डायरेक्ट ईमेल ना भी मिले, कंपनी का मिले, बट उसका नाम मिल जाएगा तो उस पर ईमेल पहुंच जाएगा। नंबर 3, उनका लिंक्डइन या इंस्टा का हैंडल। और नंबर 4, फोन नंबर। तो ये 4 चीजें डाटा आपको जब भी निकालना है तो ये निकालना है। तो पहले हम डाटा एनालिसिस यूज करेंगे, और ये चारों चीजें, काफी काफी डाटा निकलता है इन टूल से, आप निकाल पाएंगे। और ये सब इंपोर्टर्स हैं, ये पास्ट इंपोर्टर्स हैं जिन्होंने की इंपोर्ट किया है उस कंट्री में। अगर मान लीजिए आप, ये बेल्जियम का एग्जांपल है, तो बेल्जियम में निटवेयर में जितनी भी कंपनी आएंगी, करीबन 400 के करीब कंपनी है, उनका डाटा आपको मिलेगा। दूसरा तरीका है कि अगर आपका प्रोडक्ट, जैसे बहुत सारा आपका जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट हैं, सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिकते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले निकालेंगे एक एक कंट्री वाइज, जो 10 कंट्रीज हैं, पहली कंट्री का टॉप 10 ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर योर प्रोडक्ट। वो लिस्ट आ गई। एक एक करके उस ई कॉमर्स साइट को खोलिए और अपने प्रोडक्ट को सर्च कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चिल्ड्रन गारमेंट्स बनाते हैं, या उसके अंदर स्कर्ट बनाते हैं, या कुछ भी बनाते हैं, या बाबा सूट बनाते हैं, तो बाबा सूट को आप सर्च कीजिए। और वो जो लिस्ट आएगी, वो जो लिस्ट है वो सेलर्स की लिस्ट है। उसके अंदर आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो आपके जैसा भारतीय कोई बंदा होगा जो वहां सेल कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे भारतीय कंपनीज बाहर भी सेल करती हैं, तो नंबर 1। नंबर 2, वहां का कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो सेल कर रहा है, तो ही इज अ गुड कनेक्ट फॉर यू, आपके लिए अच्छा कनेक्शन है। और नंबर 3, वहां का कोई ब्रांड होगा जो वहां बेच रहा है, तो वो दोनों लोग आपके लिए अच्छा कनेक्शन है। वहां से आपको मिलेगा सिर्फ नाम। उस नाम को आप गूगल सर्च कीजिए, लिंक्डइन पे डालिए, तो कंपनी का नाम मिलेगा। कंपनी का नाम तो आपको मिल ही गया, आपको उसकी वेबसाइट मिलेगी, उसका ईमेल आईडी मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम ढूंढिए लिंक्डइन पे, और जो मैंने 4 चीजें आपको कनेक्शन की बताई वो निकालिए। तो ये सारे काम आपको टॉप 10 वेबसाइट्स पे करना है, और उससे आपको अच्छा डाटा मिलेगा, और वो बहुत ऑथेंटिक डाटा होता है। उसके बाद आता है ट्रेड एसोसिएशन। जो भी ट्रेड है आपका, हर ट्रेड के अंदर, जैसे सोटेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी,
ऐसे ही हर कंट्री में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसी हैं जिनको ऑनलाइन आप देखेंगे मिल जाएगी और उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, उसकी डायरेक्टरी भी मिल जाएगी आपको, कौन सारे लोग काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जहां पे आपको नाम नहीं मिलते, मतलब जो आपके मेंबर्स हैं उनके नाम नहीं मिलते। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप जरूर देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी होते हैं उनके नाम, ईमेल वगैरह रहता है। तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे लिंक्डइन में कनेक्शन कीजिए और थोड़ी सी वार्तालाप बढ़ाइए और उसके बाद उनसे एग्जीबिटर का डाटा मांगिए। 99% वो डाटा मिल जाता है। तो तरीका आपको निकालना पड़ेगा, पर ये जो डाटा होता है ये सोने वाला डाटा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा डाटा होता है, बिकॉज ये लोग आपका जो व्यवसाय है, जो आपका प्रोडक्ट है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। अगला तरीका है फिजिकल और वर्चुअल फेयर्स। देखिए, कोविड से पहले जितने भी बड़े एक्सपोर्टर है उनका जो काम होता था वो 90% ये एग्जीबिशन में होता था। बड़े बड़े एग्जीबिशन करते थे, खर्चा जरूर होता था, ट्रैवल करते थे, वहां लोगों से मिलते थे और वहीं पे कनेक्शन बनते थे, वहीं पर ही बिजनेस होता था, वहीं पे आदान प्रदान होता था। किंतु पिछले 2-2.5 साल से वो नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत अभी आरंभ हुआ है, पर देखिए क्या होता है आगे। उसके अलावा वर्चुअल फेयर भी आजकल हो रहे हैं। वर्चुअल के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस का कन्वर्जन तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, लीड जनरेशन हो रही है, आप लोगों से मिल पा रहे हैं, उनके फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मिल रहे हैं, और क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं और घर बैठे करना है, तो ये दोनों अच्छे तरीके हैं। फिजिकल फेयर, आप जो भी आपके लाइन के टॉप 10 बड़े फेयर्स हैं, आप कहीं भी जाके वो देख सकते हैं, 10times.com और बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको डाटा मिलेगा। तो वो सर्च कीजिए, निकालिए और देखिए कहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं या कहाँ पे आप एग्जिबिट भी कर सकते हैं। सो ये जो एग्जीबिशंस हैं वो बहुत ही अच्छा तरीका है एक अपनी ब्रांडिंग को उजागर करने का और उसके अलावा कनेक्शन बनाने का। अगला है गूगल। गूगल ऑफ कोर्स भंडार है हर चीज का। तो जब आप गूगल में सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अगेन वुमेन फैशन के बारे में या लेडीज फैशन और लेडीज गाउन के बारे में अगर बात करते हैं, स्विमिंग गाउन के बारे में, तो आप लिखेंगे स्विमिंग गाउन इंपोर्टर इन यूके, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे लोग आएंगे, बट वो एक इंडिविजुअल की लिस्ट आएगी। क्यों ना आप लिखें लिस्ट ऑफ स्विमिंग गाउन इंपोर्टर्स इन यूके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लिस्ट आएंगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, उसकी पूरी लिस्ट आ गई और पूरे इंपोर्टर की लिस्ट आपको आ गई। ऐसे ही आप इंपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर, जिससे भी आप मिलना चाहते हैं, जिसका भी डाटा आप चाहते हैं, वो निकाल सकते हैं। तो गूगल, एक सिर्फ कहना चाहूंगा कि सिर्फ पहले 2-3 पेज मत देखिए, कम से कम 10 पेज तक जाइए। उसके बाद सोशल मीडिया, आज के दिन में बहुत बहुत काम हो रहा है सोशल मीडिया पे। दुनिया टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुकी है, जो लोग हाथ भी नहीं लगाते थे वो भी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए आप अपना ब्रांड बना सकते हैं और आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो लीड करने के बहुत तरीके हैं और डिजिटल मार्केटिंग को हम पूरा कवर करते हैं अपने सेशन के अंदर, जो हमारी मास्टर क्लास होती है। और फाइनली जो मेथड है वो है हैशटैग मेथड। आप देखेंगे कि आप जो भी पोस्ट करते हैं वहां कुछ ना कुछ हैशटैग करते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ मैंने लेदर वेलर्स दिखाया है, वहां पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हैं हैशटैग करके, और देखेंगे कि बहुत सारी पोस्ट उसकी नजर आ रही है। जब वो पोस्ट नजर आती है तो आप पोस्ट को खोलिए, उसमें आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला, जो इंडिविजुअल है, तो देखिए, आनंद लीजिए और भूल जाइए। दूसरा, जो इन्फ्लुएंसर है, ऐसा इंसान जिसके 2-4-5 हजार लोग फॉलो करते हैं, तो उनसे कनेक्शन बनाइए, क्योंकि अगर वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपके ब्रांड के बारे में तो आपका ब्रांड जल्दी फैलेगा, लोग जो लाइक करते हैं आपके इंस्टाग्राम वगैरह को ज्यादा कर पाएंगे। और तीसरा, कंपनीज का डाटा मिलेगा और कंपनीज की पूरी डिटेल वहां मिलती है जो ये सेम काम कर रहे हैं। तो ये 7 तरीके मैंने आपको बताए, और हमारे अपने जो कोर्स मैंने बताया, करीबन करीबन 30 तरीके हम बताते हैं जिससे कि आप आसानी से डेटा निकाल सकते हैं। और ये काम है जो एक्सपोर्ट हाउस में रेगुलरली चलते रहना चाहिए। तो अब आप सोचें कि हमने पूरे वर्ल्ड को नैरो डाउन कर लिया 10 कंट्रीज में जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से अच्छी हैं, जहां आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन 10 कंट्रीज में हमने ये 7 तरीकों के हिसाब से, या जो 20-22 तरीके हम बताते हैं, 30 तरीके बताते हैं, आपने डेटा को निकाल लिया विद ऑल 4 कनेक्शन पॉइंट्स। उसके बाद जो जरूरी आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने 1000 मेल भेजी, कोई जवाब नहीं आया। प्रश्न ये है कि आपने उस मेल में क्या लिखा। तो उसके लिए ये चैलेंज जो बहुत सारे लोगों ने फेस किया कि आप क्या मार्केटिंग के लिए तैयार है और क्या मैसेज आप दें ताकि लोग आपको जवाब दें, आपसे कनेक्शन करें और आपसे बिजनेस करना चाहें।
और उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे मित्र गगन को, जो कि मार्केटिंग कंसल्टेंट है और बहुत सारी कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं दिखा जो आपको इसके बारे में बताए। वेलकम गगन। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, और लोगों को बताने के लिए कि कैसे अपने बेसिक फर्स्ट स्टेप्स जो हैं वो आपको लेके आने हैं इस एक्सपोर्ट के थॉट प्रोसेस में, कैसे स्टार्ट करना है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों चीजों के बाद में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपने अब तैयारी कर ली, अब आप जाना चाहते हैं। अब आपको ये देखना है कि मैं अपनी मार्केटिंग के लिए कैसे रेडी हूँ और आपका यूनिक मैसेज क्या होना चाहिए। ये एक थॉट प्रोसेस सबसे पहले सबके दिमाग में आता है। और इससे पहले कि मैं आपको मार्केटिंग रेडी कैसे होना है और यूनिक मैसेज कैसे बनाना है इसके बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज के बारे में कि क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो बहुत लोग सोचते हैं और सोचते नहीं है और करते हैं, वो बताना चाहूंगा। बिगेस्ट मिस्टेक जो मार्केटिंग में है, पहली चीज, टेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन। हर किसी को हर प्रोडक्ट के बारे में बता देना, और साथ ही साथ एक ही बारी में सब कुछ अपने बिजनेस के बारे में बता देना। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग जो हैं वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप उनको बहुत कुछ एक ही बारी में बता देते हैं और सब कुछ बता देते हैं सब किसी को, तो लोग सुपरफिशियल ऊपर ऊपर की बातें इकट्ठी करते हैं, डिटेल में नहीं जा पाते आपके साथ। लेकिन बिजनेस आपके साथ डिटेल में जाने पे ही होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले व्हाट यू शुड डू इज, आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को बहुत क्लियरली बताएंगे। अगर आप मान लीजिए गारमेंट्स में हैं, तो आप बात कर सकते हैं कि आपका क्लियरली बताइए कि आप टॉप्स हैं और फुल ड्रेसेस हैं, लोअर्स हैं, क्या है क्लियरली बताइए। अगर आप फैब्रिक में हैं तो आप क्लियरली बताइए किन किन 3-4 यार्न डाइड करते हैं, पॉलिस्टर करते हैं, लिनन करते हैं, क्लियरली बताइए। कैटेगरीज बताइए, क्लियरली डिफाइन कीजिए। जब आप उस कैटेगरीज को डिफाइन कर लेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप अपने आप प्लान करेंगे कि वो प्रोडक्ट मिक्स किन किन को चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट है, आई कैन गारंटी हर किसी को नहीं चाहिए। कौन लोग हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाई कीजिए। आपका कोई प्राइस ब्रैकेट होगा, उस प्राइस ब्रैकेट में कौन लोग परचेज करेंगे उनको बताइए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, जिसे हम कहते हैं टारगेट सेगमेंट। उनको टारगेट सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके केवल उन्हीं को उस चीज के बारे में बताइए। हम सोचते हैं सबको पता चल जाना चाहिए, उस सबको पता चलने के चक्कर में मैसेज जो है वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना है, जहां पे सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। तो फर्स्ट स्टेप, दिस इज समथिंग विच नीड नॉट बी डन। आइए, इसके बाद अगला स्टॉप क्या है? एक बार हमने ये समझ लिया कि क्या नहीं करना है, और मैंने आपको टारगेट सेगमेंट के बारे में अभी बताया, तो आइए टारगेट सेगमेंट को थोड़ा सा और जानते हैं। टारगेट सेगमेंट आप किस किस को रीच आउट करेंगे वो कुछ प्रकार से निकाली जा सकती है। पहली टारगेट सेगमेंट है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आप बेचेंगे या डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना चाहते हैं, तो अगर आप इंडिया से बाहर बेच रहे हैं तो शायद आप किसी इंपोर्टर, किसी रिटेलर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेंगे, तो वो B2B हुआ। अगर आप कहते हैं कि मुझे एक्सपोर्ट तो करना है लेकिन अपनी वेबसाइट के थ्रू करना है और लोग मेरी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली लेंगे, वो B2C हुआ। एक और मेथड जो इसके बीच में आता है, आपका प्रोडक्ट तो एंड कंज्यूमर के लिए है, अपने ब्रांड में बेच रहे हैं मान लीजिए, तो आपका वो B2B2C हो गया। कई बार अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो प्रोडक्ट B2B हो जाता है। तो आप लोगों को ये क्लियरली डिफाइन करना है कि मैं किस तरह के कस्टमर को रीच करना चाहता हूं। उस कस्टमर की डेफिनेशन एक सेकंड पॉइंट से भी निकल के आती है, और वो है प्राइस सेंसिटिविटी। कितने प्राइस सेंसिटिव है, कैसा खरीद रहे हैं, सस्ता खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं, प्रीमियम लेते हैं। आपका प्रोडक्ट और आपकी प्रोडक्ट की डिटेलिंग और आपकी बिजनेस की पोजिशनिंग उसी हिसाब से बनती है। तीसरी चीज है, आपकी जो परचेज होती है या आप जो सेल करेंगे आगे, बल्क क्वांटिटी सेल करते हैं या बुटीक करते हैं। बल्क तरह के कस्टमर के लिए अलग कम्युनिकेशन और मार्केटिंग है, और बुटीक वालों के लिए अलग कम्युनिकेशन मार्केटिंग है, राइट? ये आप लोगों को देखना। आप शायद दोनों करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बल्क वाला कस्टमर को बुटीक रिलेटेड चीजें बताने की कोई फायदा नहीं है, और बुटीक वाले कस्टमर को बल्क के सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको आपको समझना होगा। ये चीज समझ ली तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी और रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी, रिसाइक्लेबिलिटी एक बहुत ही अहम चीज बन चुकी है। आप सब लोगों को उसके बारे में भी अच्छे से प्लान समझना है। तो ये हमारी कुछ एक चीजें टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखनी है। एक बार ये दिमाग में आ गया, ये ध्यान दे दिया,
और प्रोडक्ट मिक्स ठीक बना लिया, उसके बाद उसको आप एक अच्छी ब्रांडिंग के तहत उतारिए अपने अलग अलग मार्केटिंग मटेरियल के अंदर, जिसे हम मार्केटिंग कोलैटरल्स भी कहते हैं, मार्केटिंग मटेरियल। अब उसमें क्या क्या आएगा? पहली बात, हर एक आप सबकी एक बहुत बढ़िया सा ब्रोशर या कॉर्पोरेट प्रोफाइल होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है, प्रोडक्ट रेंज का ओवरव्यू देते हैं, डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे। और उसके बाद में आपकी टीम साइज क्या है, आप किस किस तरीके से डील करते हैं, क्या आपने अभी तक अचीव किया है, ये सारी चीजें आपके कॉर्पोरेट प्रोफाइल में रहते हैं। जब आप हमारी 6 हफ्ते की लंबी ट्रेनिंग में आते हैं तो हम आपको इन सब के मॉडल्स भी प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे, जिसको कि आप इजीली लोगों को किसी भी डिजाइनर को दीजिए और वो बना सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड चीज जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज की डेट में, वेबसाइट। वेबसाइट जो है, पहले जमाने में एक लिविंग ब्रोशर होता था, जो ब्रोशर में वही डाल दिया। आज की डेट में वेबसाइट एक अहम डिटेल कैप्चर करने वाला एक तरीका बन चुकी है। साथ ही साथ में सारे लोगों की एक्टिविटी, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से है, सोशल मीडिया से है, गूगल एडवर्ड से है, सबके सब वेबसाइट पे आके जो है वो ठहरते हैं और वहां पे आपको लीड्स मिलती हैं और बिजनेस आने की ज्यादा उम्मीद है। तीसरी चीज, आपकी लुक बुक भी तैयार होनी चाहिए। आपका बिजनेस इस तरीके का है, लुक बुक्स आपको जरूर चाहिए। लुक बुक्स के लिए भी आपको एक अलग से एक प्रोफाइल एक बनाना है, और ये जो लुक बुक है ये ब्रोशर प्रोफाइल से अलग होगा। ब्रोशर आपकी कंपनी के बारे में बताता है, लुक बुक सेकंड लेवल पे भेजा जाता है, जिससे कि आप उन एक बार प्रोफाइल जा चुकी है उसके बाद में लुक बुक जाएगा। तीसरी चीज, एक कॉर्पोरेट वीडियो, ये एडवांस वर्जन आ जाता है। बहुत सारे लोग अपना कॉर्पोरेट वीडियो में विश्वास ही नहीं रखते हैं। एक कॉर्पोरेट वीडियो की मदद से आज की डेट में आप अचानक ही लोगों को बहुत आराम से अपने बारे में बता सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कॉर्पोरेट वीडियो जो है उसको एक उसमें इन्वेस्ट कीजिए। एक बारी की इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा जो है वो उसके बाद जो है मेहनत नहीं करनी है। फिर फोटोग्राफी, आपके प्रोडक्ट अच्छे दिखने चाहिए, जो अच्छा दिखता है वही अच्छा बिकता है। नहीं किया तो लोग ऐसा ही समझेंगे कि ऐसा ही है, एवरेज है। आपकी फोटोग्राफी, आपकी ब्रांडिंग, आपके ब्रोशर बहुत मायने रखते हैं आप लोगों को अच्छा और बड़ा दिखाने में। इंपैक्ट डालिए, बिजनेस मिलेगा। और उसके साथ साथ प्रमोशनल मटेरियल, एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कार्ड्स कैसे दिखते हैं, आप क्या की चेन या कोई और मैट्स, टेबल मैट्स, कैसे कैसी चीजों पे आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, हर चीज मैटर करती है। तो इस तरीके का जो आपको जो मटेरियल है ये बनाना, प्लान करना बहुत जरूरी है। और इन सब में बात क्या करनी है? बात करनी है यूनिक, बात करनी है लोगों से हटके, बात करनी है अपनी आइडेंटिटी को देखते हुए। अपनी आइडेंटिटी बनाइए। ये नहीं कि मी टू बिजनेस कहा जाता है ऐसे, जिसमें कि आप सब आज की डेट में 96% लोग जो है वो वही चीजें बातें कर रहे हैं जो उनके कॉम्पिटिटर बातें कर रहे हैं। इतने ज्यादा लोग मशरूफ हो चुके हैं इस चीज में कि यार वही बात हो रही है, बेचना कैसे है, प्राइस कितना रखना है, सब के सब आपके कॉम्पिटिटर से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि आप कुछ बियॉन्ड उसके सोच ही नहीं पाते हैं। आप लोगों को ये सोचना है कैसे आप डिफरेंट होंगे। और बहुत बार जब मैं लोगों से कहता हूं आपके लिए क्या स्पेशल है, लोग बोलते हैं हमारी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस बहुत बढ़िया है, टाइमली डिलीवरी करते हैं हम। सर, ये 99% लोग यही बोलते हैं आज की डेट में। अगर आप भी यही बोलेंगे तो कैसे डिफरेंट होंगे? हमें इसको थोड़ा सा अलग करना है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कितने प्रतिशत अच्छी है, टाइमली डिलीवरी करते हैं तो कितने जल्दी करते हैं, क्वांटिफाई कीजिए। या फिर आपका पर्सनलाइजेशन अप्रोच, आपकी टीम डीलिंग एंड ऑल दैट, कुछ भी हो सकता है जो आपको लोगों से यूनिक बनाता है। अपने कस्टमर से पूछिए किस तरीके से हम यूनिक हैं, वो आपके लिए सबसे बड़े अच्छे उत्तर वो आपको दे सकते हैं। और अलग दिखिए। इफ यू डेयर टू बी डिफरेंट, पीपल विल अप्रिशिएट, पीपल अप्रिशिएट करेंगे। और जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन आप बना रहे हैं, एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इसे एक टॉपिक कहा जाता है, एक प्रिंसिपल है, इसे कहा जाता है WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसका मतलब यह है, जो भी कम्युनिकेशन करें कस्टमर के बेनिफिट रिलेटेड करें। आपसे डील करने के बाद कस्टमर को बेनिफिट क्या होने वाला है, जब वो बात आप पहले करेंगे तो लोग जो है वो इस मामले में आपसे डील करना चाहेंगे। अगर किसी को डिलीवरी की प्रॉब्लम आती है, आपने उनके चैलेंजेस समझे, तो आप डिलीवरी के बारे में बात कीजिए। अगर उन लोगों को आपकी टीम से डील करने में या
90 दिन आपने ऑर्डर लेने के बाद में 90 दिन लगते हैं, 90 दिन में लोगों को अता पता ही नहीं है, लोग बहुत परेशान है उससे। क्या आप उनसे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हर तीसरे दिन उनको इंफॉर्मेशन भेजते हैं? ऐसी चीजों को नजर में रखते हुए जो है वो आप अगर बातें करेंगे तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद में ये सोचिए कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या बेनिफिट करेगा, हर समय वो सोचिए और सारी कम्युनिकेशन आप उस हिसाब से बनाइए। और ये कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले दिखनी चाहिए आपके इन जो पिछले मैंने लुक बुक्स और प्रोफाइल और जो जहां भी है, ये दिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये सारे मेथड्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया तो मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप लोगों को अपने आप को अच्छा और बड़ा दिखाने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आप अच्छा बड़ा दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे। दैट इज व्हाट यू वांट। अब एक बार हमने अपने आप के लिए अपने सारी चीजें तैयार कर ली, ओके, अब अगला स्टेप क्या लेना है? अगला स्टेप लेना है कि मेरे चैनल्स ऑफ मार्केटिंग क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी माय चैनल्स ऑफ मार्केटिंग फॉर एक्सपोर्ट्स। और जब मैं ये बात करूं इस चैनल्स का क्या मतलब है, चैनल्स का मतलब ये है कि मैं किस तरीके से लोगों तक पहुंचूं, कैसे जो है लोग मुझे लीड्स दे या मेरे पास लीड्स आए जिनसे मैं बातचीत शुरू करूं। संदीप ने अभी कुछ एक चैनल्स के बारे में बताया, लीड्स लेने के तरीके बताए और बायर ढूंढने के तरीके बताए, एग्जीबिशन उनमें से एक है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं मार्केटिंग करने के लिए जो है वो आप लोगों को अलग अलग चैनल्स के ऊपर में जाना पड़ता है। पहली चीज तो क्यों ये सब जरूरी है, अच्छी मार्केटिंग और बार बार अपने बारे में बताना वो क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्डअप करता है, मार्केटिंग ट्रस्ट बिल्डअप करती है, अथॉरिटी बनती है आपकी, आप स्टैंड आउट करते हैं मार्केटिंग में और आपका जो है लीड्स ज्यादा आपको मिलती हैं और साथ ही साथ में जितने भी ये प्रोसेस हैं आपको बेचने में मदद करते हैं। अब ऐसे कौन से 6 तरीके हैं जो आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आज की डेट में उनको यूज करके महीने दर महीने नई नई लीड्स निकाल सकती हैं? कई बार लोग एग्जीबिशन के लिए 6-6 महीने वेट करते हैं, क्यों वेट की जाए? अगर अच्छे तरीकों के जरिए आप ऑलरेडी ये लीड्स प्लान कर सकते हैं। और मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा, बट मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, जितने भी ज्यादा एक्सपोर्टर हैं वो 2 तरीके यूज ही करते हैं सिर्फ, और उनको उसी से लीड्स आती है। इमेजिन कीजिए अगर आप 6 तरीके यूज कर लें तो कितना ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। तो आइए अब इन 6 तरीकों के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो क्या है ये 6 तरीके? पहला तरीका है ईमेल मार्केटिंग। एक आई वुड से एक एक्सपोर्टर के लिए ईमेल मार्केटिंग एक सबसे अहम तरीका है। इस तरीके में आप लोग, और मैंने ये भी देखा है कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, तो सबसे पहले वो कहते हैं सर ईमेल मार्केटिंग का मतलब जो है ना वो तो हो गया कि आप मुझे डेटा दीजिए मैं लोगों को बेचना शुरू कर दूं। एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग ये नहीं है। ईमेल मार्केटिंग जो है वो ये है कि आप लोगों से कनेक्टेड रहिए, चाहे वो आपके कस्टमर हैं चाहे वो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, और उनको इस तरीके की इंफॉर्मेशन भेजिए जिससे कि लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करें, उनको वैल्यू दिखेगी तो आप लोगों के साथ वो डील करना चाहेंगे, ऑटोमेटिकली डील करना चाहेंगे। फॉरगेट कि आप उनको बेचने के लिए कुछ बेच रहे हैं, अच्छी वैल्यू देंगे तो उन लोगों को जो है वो डेफिनेटली आप पसंद आएंगे। तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग में कुछ एक चीजें रखनी बहुत जरूरी है। पहली बात, आपकी मेल डिलीवर होनी चाहिए, और डिलीवर करने के लिए कुछ ईमेल मार्केटिंग के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेल चिम्प हो गया, जोहो कैंपेन्स हो गया। इस तरीके के टूल्स यूज कीजिए जिससे कि एक ही बारी में जो है वो हजारों लोगों को मेल चली जाती है। स्पैम नहीं करना है, कोशिश कीजिए ये डेटा आपका अपना कलेक्ट किया हो। सब्जेक्ट लाइन ऐसी रखिए जिससे कि लोग उसको पढ़े, पहली बारी में एटलीस्ट ओपन तो करें। और मैटर ये ऐसा होना चाहिए, अगर आप बहुत कुछ टेक्स्ट से भर देंगे, बहुत लंबी मेल डाल देंगे तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यू डोंट हैव टू डू दैट। अपनी लिस्ट को खुद बनाइए, खुद लोगों को रीच आउट कीजिए, सीनियर लोगों को पर्सनलाइज मेल भेजिए, अपनी पहली मेल्स को जो अननोन लोगों को भेज रहे हैं शॉर्ट रखिए। अगर ये चीजें करेंगे तो आप लोगों का ईमेल ओपनिंग रेट और ईमेल का रिस्पॉन्स रेट अच्छा बढ़ेगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, उसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज की डेट में
सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक बन चुका है, जो कि लोगों के लिए मेक और ब्रेक है, क्रिटिकल फैक्टर है आज की डेट में। स्ट्रैटेजी 60 से 70% स्ट्रैटेजी आज की डेट में सोशल मीडिया पे है। कोई भी आपको कांटेक्ट करेगा या आपने किसी को कांटेक्ट किया, वो आपकी पहले सोशल मीडिया की डिटेल देखेगा, आपके सोशल मीडिया हैंडल देखेगा, तो आपके चैनल देखेगा, आप कहां कहां पे हो, लिंक्डइन पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, वो आपको वो देखेगा। आप लोगों को ये सोचना है, प्लान करना है कि कैसे आप इसे क्लियरली डिफाइन करते हैं, कौन कौन से चैनल पे रहते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इन चैनल्स पे अपने बिजनेस पेजेस बनाने के। ओके, एक यूनिक आपके लिए लिंक्डइन स्ट्रैटेजी कहिए ना कहिए, चाहे आप कहें कि मेरा प्रोडक्ट तो B2C है, लिंक्डइन पे होगा, सॉरी इंस्टाग्राम पे होगा, जरूर रखिए। बट अगर बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से मिलना है, सब के सब लोग आज की डेट में लिंक्डइन पे हैं। एक लिंक्डइन स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो आपने रहना ही रहना है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और अपना कंटेंट 80-20 रूल के हिसाब से बनाइए। 80% उनको अच्छी फीलिंग, वैल्यू दीजिए, 20% ही सेलिंग के रिलेटेड वो डालिए। और अपनी पोस्टिंग्स पे कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलरली पोस्ट कीजिए। रेगुलरली पोस्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। गूगल और जितने भी आपके ये टूल्स हैं, एक रेगुलर पोस्टिंग वालों के लिए एल्गोरिदम अच्छे से पिक करते हैं। और ऑटोमेटेड टूल्स यूज कीजिए। बफर जैसा एक टूल है, कैनवा, हूटसुइट। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आप 1 महीने की पोस्ट लगा दीजिए, अपने आप जो है वो पोस्ट होती रहेगी। इनको यूज कीजिए, बहुत ज्यादा मदद करती हैं ये पोस्ट तरीके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड तरीका, सोशल मीडिया मार्केटिंग। थर्ड तरीका आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग होता है आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, एजुकेशनल आर्टिकल्स, वीडियोस बनाने। आप कितना आजकल देखते हैं, कितने वीडियोस इंस्टाग्राम पे जाइए, वीडियो पे वीडियो दिख रहे हैं। ये सब किसी ने कंटेंट बनाया है और आप उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी ऐसा कंटेंट बनाना है। हाउ टू सीरीज, कैसे आप पैशनेटली काम कर सकते हैं, क्या चीज, क्या तरीके हैं, ये अच्छा ड्रेस सेंस क्या होनी चाहिए, आप तो बहुत अच्छे से तरीके, अच्छा फैब्रिक कैसे चूज करें, अच्छी ट्रिम्स कैसे यूज करें, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये प्लान कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीजों को इस तरीके से प्लान कीजिए। गूगल एडवर्ड्स, पे पर क्लिक, बहुत लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है। एक्चुअली ये आप 1000-2000 के बजट से भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस गूगल एडवर्ड्स में क्या होता है, आप सिर्फ क्लिक का पे करते हैं। आपके सामने गूगल की एड्स आती हैं, आपने देखा होगा, उस पे आप जब क्लिक करते हैं आप तभी पेमेंट करते हैं, दिखाने के पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो आपका वेबसाइट के ऊपर जाते हैं किसी की, उस वेबसाइट में दम होना चाहिए। तो अगर आपको गूगल एडवर्ड शुरू करना भी है, जब तक वेबसाइट नहीं चल जाती, आप अच्छी नहीं है, तब तक शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज दिस इज अ वेस्ट। या अदरवाइज आप अगर एक अच्छा लैंडिंग पेज बनवा लीजिए और लैंडिंग पेज पे वो डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉसिबिलिटी। चौथा हो गया। पांचवा तरीका है रेफरल मार्केटिंग। एज ओल्ड रेफरल मार्केटिंग आज की डेट में शुरू दिन से बहुत ही क्रिटिकल मेथड रहा है। 70% से अधिक बिजनेस आपका रेफरल मार्केटिंग से आता है, अपने ही कस्टमर से आता है। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कस्टमर्स के पास में रेगुलरली जाइए और उनको कहिए, बताइए कि मेरे को रेफरल दीजिए। रेगुलरली जाना है उनके पास में, एक प्रैक्टिस बनाइए। बहुत बार लोग अपने कस्टमर्स के पास नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि अरे वो दे देगा अपने आप, ऑटोमेटिक है। कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। आपको एक प्रैक्टिस बनानी है कि आप रेगुलरली अपने कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, उनसे रेफरल्स मांग रहे हैं। रेफरल्स मांगेंगे और उन लोगों से टच में रहिए, उनको भी टेस्टिमोनियल भेजिए, उनके साथ भी ईमेल मार्केटिंग में टच में रहिए। वैल्यू दीजिए, उनको बेचने की जरूरत नहीं है, वैल्यू दीजिए उन लोगों को। जिससे क्या होगा, आपकी वो टॉप ऑफ द माइंड पे, आप उनके टॉप ऑफ द माइंड पे रहेंगे। टॉप ऑफ द माइंड पे रहेंगे, आपको रेफरल मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। और आखिरी तरीका, जो कि संदीप ऑलरेडी बता चुके हैं, इस पे मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस मार्केटिंग। आज की डेट में एग्जीबिशन मार्केटिंग बहुत ही क्रिटिकल मेथड है। अब दोबारा से शुरू हो गया है। अभी बीच में पिछले 1.5 साल वर्चुअल एग्जीबिशन चले, रिस्पॉन्स मिक्स था, मिक्स रिस्पॉन्स रहा, लेकिन फिर भी हुआ। और वर्चुअल मार्केटिंग में और फिजिकल, अब एग्जीबिशन दोबारा से आपके शो शुरू हो चुके हैं। आप
रेगुलरली लीड्स लेके आ सकते हैं, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कीजिए। गवर्नमेंट के द्वारा मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस MDA स्कीम्स चलाई गई हैं, जिसके थ्रू अगर आप एक एसोसिएशन के जरिए जाते हैं तो आपको काफी असिस्टेंस मिल जाता है, जिससे कि आप एक अच्छे कम कीमत में भी अच्छा एक्सपोर्ट रिलेटेड अपने बाहर जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरीके हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक कंट्री में जाना चाहते हैं तो पहले वहां जाके एग्जीबिशन कीजिए, आपको वहां की लोकेशन की जानकारी मिलेगी, आइडिया लगेगा आपका प्रोडक्ट वहां के लिए है भी कि नहीं, बना भी है कि नहीं, ऑब्जेक्शंस पता चल जाएंगी, उसको इंप्रूव करिए, दोबारा जाइए। इस तरीके से आप डेफिनेटली जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं अच्छी मार्केटिंग के जरिए। और यही जो है आप लोगों को ध्यान देना है। मैंने आपको 2 चैनल के बारे में बात बताया था, एवरेज है, आप लोगों को उस 2 चैनल से आगे बढ़ना है। आप लोगों को 5 या 6 चैनल मार्केटिंग के एक्टिवेट करने हैं, हर चैनल से लीड्स मिलेंगी, और लीड्स मिली तो एक्शन तो होगा ही होगा। अब एक बार हमने इसके बारे में बात कर ली, मार्केटिंग के बारे में, अब हम बात करते हैं कि सेल्स कैसे करनी है, हाउ टू गेट सेल्स रेडी। मार्केटिंग तैयार हो गई, लेकिन उसको सेल्स में भी तो कन्वर्ट करना है। तो आइए अब संदीप से बात करते हैं कि संदीप किस तरीके से सेल्स में कन्वर्टन होगा। धन्यवाद गगन। और गगन जब बोलते हैं कि सेल्स के लिए रेडी है कि नहीं है, तो लोगों को लगता है भैया सेल्स करने के लिए तो बैठे ही हैं। बट उनके कहने का मतलब ये है कि जब आप इंटरनेशनल सेल के लिए जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो उस वक्त क्या तैयारी है आपकी। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कोई प्रश्न पूछे कि भैया एक कंटेनर में कितना माल आएगा, तो आप बोले अच्छा मैं सोच के बताऊंगा। वो बोले कि 2000 की जगह 5000 लूंगा, तो आप बोलेंगे अच्छा मैं रेट सोच के बताऊंगा या निकाल के बताऊंगा। सो ये जो तैयारी है, ये तैयारी है कि जो भी आपने सेल करनी है, जो भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास सब तैयार होना चाहिए, ताकि अगर आप पहुंचे उस जगह जहाँ पे कि आप मिल रहे हैं, चाहे ऑनलाइन मिल रहे हैं चाहे ऑफलाइन मिल रहे हैं, वहां पे आप एटलीस्ट जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो सब दे पाए, ताकि वो डिसीजन ले पाए। जो क्लोजिंग स्किल्स बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप मार्केटिंग के लिए तैयार है, मार्केटिंग से आपने लीड जनरेट करी, उनको कन्वर्ट किया, पहले कोल्ड लीड से वार्म लीड से उसको नर्चर करके आपने उसको प्रोस्पेक्ट बनाया, और अब आप सेल्स के लिए रेडी हैं। तो उसमें क्या चाहिए, आइए देखते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। एक वेबसाइट, जो गगन ने ऑलरेडी बताया आपको, सोशल मीडिया प्रेजेंस, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, कॉर्पोरेट वीडियो, इन सब के बारे में आप बात कर चुके हो जो मार्केटिंग में आता है। तो ये तो एक प्री रिक्वायरमेंट हो गया। और उसके आगे है प्रोडक्ट कैटलॉग। आपके प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड प्रपोजल, एक प्रपोजल का एक आप फॉर्मेट बना लें जिसके अंदर कुछ डिटेल्स आती हैं, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। और कॉस्ट एंड प्रॉफिट मैट्रिक्स, चाहे वो एक्सेल में हो चाहे कैसे भी हो, जिसके अंदर की अगर कोई भी वेरिएशन आती है, चाहे रॉ मटेरियल में वेरिएशन आती है, चाहे प्राइस में वेरिएशन आती है, चाहे क्वांटिटी में वेरिएशन आती है, चाहे साइज में वेरिएशन आती है, अगर कोई कस्टमाइज साइज मांगता है वो आती है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसको वहीं के वहीं कोटेशन दे पाए, इसकी तैयारी को हम बोलते हैं सेल्स रेडी। तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग में क्या चाहिए। एक गुड क्वालिटी पिक्चर, पैसा ना बचाएं, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर खिंचवाएं। डायमेंशन आपके प्रोडक्ट की, वॉल्यूम, वेट, नेट वेट, एमओक्यू, एमओक्यू मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कम से कम कितना वो जो बायर है वो ऑर्डर कर सकता है। और सीबीएम, सीबीएम की क्यों जरूरत है, क्योंकि कंटेनर लोड के लिए जरूरत पड़ती है। अगर आप ये ज्ञान अपने इंपोर्टर भाई को देंगे, जो आपसे माल खरीदेगा आपके बायर को देंगे, उसके लिए आसानी होगी एक कंटेनर का ऑर्डर देने में आपको। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें अपने प्रोडक्ट कैटलॉग में डालनी है। उसमें वो अगर आप ये डालेंगे तो आपके क्लाइंट के लिए बहुत आसान होगा। दूसरा होता है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की हम बात करते हैं, तो इसमें बोलते हैं कि सिंपल अच्छा बनाइए बट छोटा बनाइए। कंपनी की थोड़ी डिटेल डालिए स्टार्टिंग में, आपकी फिलॉसफी, आपका मिशन छोटा मोटा लिखिए, ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है हमें, छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं, छोटी छोटी डिटेल देनी है। और अपने टीम के बारे में डालिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में डालिए, आपकी सर्टिफिकेशन अगर कोई है वो डालिए, कोई क्यूसी प्रोसेस, बहुत जरूरी चीज है कि आप कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं ये डालिए। कोई चाइल्ड लेबर आपके यहाँ नहीं है, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के देशों में लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, कोई सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों को खाना खिलाते हैं, पढ़ाई में मदद करते हैं,
वो सब अगर आप करते हैं तो उसके बारे में छोटा सा एक पेज टाइप डालिए कि हाँ आप समुदाय को वापस कुछ दे रहे हैं। ये सब चीजें बाहर के वर्ल्ड में, खासकर यूरोप, यूएस, यूके के अंदर उन लोगों को ये अच्छा लगता है कि आप ना सिर्फ मदद कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की, बट उसके बाहर भी आप आउट ऑफ द वे जाके मदद करते हैं। ऑफ कोर्स बाकी जो डिटेल है आपके प्रपोजल के अंदर, जो टेक्निकल डिटेल है और जो ऑफर होगा आपका विद टर्म्स एंड कंडीशन, वो तो जाएगी। तो ये बना के रखिए ताकि जब भी प्रपोजल देना है, अगर आप आमने सामने ही बैठे हैं प्रपोजल देना है, तो 2-4 लोग एंट्री करा, अमाउंट वगैरह डाला, क्वांटिटी डाला और आपने एक ऑफर दे दिया, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है परसेप्शन में कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी। उसके बाद आता है कि क्या कॉस्टिंग आपकी कितनी तैयार होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट रहे। अगर कुछ फ्लक्चुएशन होती रहती है, कई बार होती है फ्लक्चुएशन, तो वो आप हमेशा अपने पास रखें, या जो भी आज का रेट आया है वो आपके पास अपडेटेड रहना चाहिए। जो कन्वर्जन कॉस्ट है रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने की, वो होनी चाहिए। पैकिंग कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्ट पैकिंग आती है, आउटर कार्टन होता है, पैकिंग, जो भी आपकी पैकिंग होती है उसके बारे में आपको कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। अगर कोई बायर आपसे अलग कॉस्टिंग मांगता है, कोई अलग तरीके की पैकिंग मांगता है, तो आप बता पाए, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पैलेट पैकिंग मांगते हैं। पैलेट एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें कि बहुत सारे आपके कार्टन्स डाले जाते हैं। वो क्यों डाले जाते हैं कि ऐसी कंट्री जहाँ पे कि जो लेबर है महंगी है, तो वहां पे वो लोग जो मेंटेन करते हैं अपने स्टोर, वो पैलेट्स में करते हैं। तो मशीन ने उठाया, पैलेट को रख दिया, पैलेट को उठा के भेज दिया। तो इस तरीके से वहां काम होता है। हमारे यहाँ तो 2000 कार्टन हुए, 4 लेबर को लगाया, उतार लेंगे। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर इंपोर्ट करते हैं लोग इंडिया में, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा माल आए। बाहर के लोगों को ज्यादा माल के अलावा ये भी है कि वहां पे उसको कैसे हैंडल करेंगे। इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आपके ऑफिस से या आपके गोडाउन से जो शिपिंग यार्ड तक जाएगी ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको पता होनी चाहिए। और क्वांटिटी बेस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स आपका रेडी होना चाहिए। मतलब ये कि कोई प्रोडक्ट 10 ले रहा है, 50 ले रहा है, 100 ले रहा है, 2000 ले रहा है, 5000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, तो क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट का फर्क तो आता ही है, वो आपके पास तैयार होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो कि जरूरी है। उसके अलावा बल्क क्वांटिटीज की ऑफर, कोई ऑफर अगर आप कुछ करें तो किसी को बोलें कि अगर आप 1000 ले रहे हैं, उसकी जगह आप 3000 पीस लेते हैं, तो आपको ये फायदा होगा। आपको सिर्फ उसको बताना है, उसको पुश नहीं करना कि नहीं भैया 3000 ही ले, बट आपको बताना है सर जी अगर आप 1000 ले रहे हो तो ये $1 का पड़ेगा, अगर आप 3000 ले रहे हो तो ये 80 सेंट का पड़ेगा या 75 सेंट का पड़ेगा। तो वो खुद देखेगा कि 25 सेंट उसको बच रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट अब नहीं देखेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो आपको ऑर्डर दे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे आइडिया उसके दिमाग में डालें। कोई स्पेशल ऑफर हो आपकी, वो आप उसको दे सकते हैं ताकि वो ऑर्डर फाइनलाइज करने में जल्दी कर पाए। कोई नई पैकिंग आप ऑफर कर सकते हैं, तो आपको पहले मत दीजिए, उसको दिखाइए स्पेशल, उसको बताइए कि ये नई तरीके की पैकिंग आई हुई है, ये हम आपके लिए कर सकते हैं जो अच्छी होगी। मतलब कहीं कोई ऐसी हो जो बायोडिग्रेडेबल हो, कोई कंपोजिट मटेरियल यूज करके पैकिंग बना रही है अपने, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। और अगर आप कस्टमाइज्ड और टेलर में डिजाइनिंग कर सकते हैं, मतलब आप उनके लिए डिजाइन बना सकते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसको जरूर मेंशन कीजिए। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं अपने लिए एक अच्छा सा इमेज बनाने के लिए। उसके अलावा आज की डेट में जब आप टाइम बताएं उनको कि कितना टाइम लगेगा आपको पूरा सारा काम करने में, तो वो ये कैलकुलेशन आपको पूरी करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। लास्ट में देखिए आपने बोला 2 महीने बाद, तो 2 महीने से बैक ट्रैक कीजिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज में कितना टाइम लगेगा, रॉ मटेरियल की क्यूसी करेंगे, आप चेक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे उसको प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की क्यूसी होगी, पैकिंग मटेरियल रेडी होगा पैरेलली, पैकिंग का टाइम, पैलेटाइजिंग का टाइम, फाइनल क्यूसी का टाइम, डिलीवरी का टाइम, क्वेश्चन इन एवरी स्टेप। हर स्टेप में, क्योंकि भारतवर्ष है और हम जानते हैं जो बोलता है 3 दिन, वो 3 दिन कभी होता नहीं है, उसको आप 4 दिन या 5 दिन मान के चलें, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन जरूर रखें, और हर हर वक्त ट्रैक रखें। रॉ मटेरियल 3 दिन में आ रहा है, अगर 20 दिन में आ रहा है तो आप गए, तो वो आपको पुश करना है, बोलना है भैया 3 दिन में माल चाहिए। अगर 3 का 4 दिन हो जाएगा तो फिर भी आपके पास कुशन है, अगर 3 का 20 दिन हो गया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और भारतवर्ष बहुत प्रख्यात है इन चीजों के लिए कि हम लोग समय पे डिलीवरी नहीं दे पाते। बहुत बदलाव आया है,
पर बहुत बदलाव की जरूरत है। तो इसलिए आप सब लोगों को ये सब तैयारी करनी जरूरी है, कैलकुलेशन करनी जरूरी है, ताकि जिस दिन आप बोलें कि हाँ मैं 2 महीने बाद आपको प्रोडक्ट दूंगा या 3 महीने बाद प्रोडक्ट दूंगा, तो आप उससे पहले वो प्रोडक्ट शिप कर देंगे। उससे क्या फायदा होगा? आप उस क्लाइंट के साथ लाइफ टाइम वैल्यू हम बोलते हैं, बहुत सारा व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि वो खुश होगा तो वो डेफिनेटली ज्यादा बिजनेस करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का ख्याल रखना। और अब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं इसमें, सस्टेनेबिलिटी के अकाउंट आते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कंजर्व एनर्जी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रिसाइक्लेबल एंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। सो ये जो वर्ड है ये आज की डेट में हो गए बज़वर्ड। अगर आपके व्यवसाय में किसी तरीके से भी ऐड हो सकते हैं तो आप जरूर कीजिए, आपकी मार्केटिंग में उसको ऐड कीजिए, वो बहुत इंपैक्ट होगा। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी हर कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर लाना चाहती है, और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस, सस्टेनेबल इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डिलीवरीज और सब चीजें आप अगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके व्यवसाय के बढ़ने के लिए, और खासकर निर्यात बढ़ने के लिए। तो ये तो हमने जाना कि आप सेल्स के लिए रेडी हो गए, मार्केटिंग के लिए रेडी कर दिया था गगन ने, हमने आपको बताया कि कैसे सेल्स के लिए रेडी हो गए। बट सेल्स रेडी होने के बाद या सेल्स आने के बाद बहुत जरूरी है कि जब आप प्राइसिंग दे रहे हैं तो आपको क्लैरिटी हो कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। खासकर जो नए लोग हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, अगर कोई बोले कि CIF प्राइसिंग दे दो और आपको पता नहीं CIF क्या होता है, अगर नहीं पता, खैर मैं बताने वाला हूँ, तो आप बोलोगे यार क्या होगा, थोड़ा 2-4% ऐड करके दे देते। पर आज की डेट में CIF वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि कंटेनर बहुत महंगे हो गए। US में जो कंटेनर $4,000 का जा रहा था, आज $10,000 से $12,000 का जा रहा है, उसके बाद भी मिल नहीं रहा है। तो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा कम है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि हम कैलकुलेशन करें ढंग से। तो उसके लिए हमें चाहिए इनको टर्म्स। इनको टर्म्स होती हैं शिपिंग टर्म्स। जैसे कि सेलर या आपकी जगह से, वेयर हाउस से या फैक्ट्री से सामान निकला, ट्रक में डाला, ट्रक पहुंचा शिप के पास, शिप में जाके वो एक कंटेनर में लोड हुआ, लोड होके वो शिप में चला गया या एरोप्लेन में चला गया, अगर एरोप्लेन से दे रहे हैं तो डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचा, वहां से शिप के पास पहुंचा, कंटेनर से माल निकाला, ट्रक में डाला, ट्रक जाके बायर के वेयर हाउस या ऑफिस में छोड़ा। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब जो टर्म्स होती हैं वो नॉर्मली होती हैं एक्स वर्क्स, FOB, CIF, ये बहुत ज्यादा यूज टर्म्स हैं, तो मैं इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या गूगल में देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो एक्स वर्क्स का क्या मतलब है? जो नीला पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेलर का ऑब्लिगेशन है, आपका ऑब्लिगेशन है। जब तक माल यहाँ पे है, अगर उस माल को कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी है। जब ये माल ट्रांसफर ऑफ रिस्क से आगे चला गया, जबकि ये पिंक साइड चला गया, तो जिम्मेदारी हो गई बायर। तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क पॉइंट से जो आगे चले जाता है उसको हम बायर का रिस्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वर्स का मतलब है कि आपकी फैक्ट्री के बाहर आपने माल दिया, ट्रक निकला, आपको स्टैम्प मिल गई, आपके इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट पे आपके लिए डिलीवरी हो गई। उसके आगे कुछ होगा, जो कुछ होगा वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट पूरी होगी। सिमिलरली FOB में क्या होता है कि वहां से ट्रक निकला, शिप के पास गया, स्टफिंग हो गई, तो जो भी चार्जेस होते हैं, स्टफिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, वो सब आप देंगे। जब वो कंटेनर शिप पे रखा गया, फ्री ऑन बोर्ड मतलब बोर्ड हो गया और शिप सेल कर गया, वहां पे आपका खत्म हो गया काम। उसके आगे जो मैरीन इंश्योरेंस है, जो शिपमेंट चार्जेस है, आगे का जो भी काम है वो बायर करेगा, उसकी ऑब्लिगेशन। तेरा माल तू जाने। CIF होता है जिसके अंदर FOB तक किया, परंतु उसके साथ मैरीन इंश्योरेंस भी करी और शिपिंग कॉस्ट भी दी। तो दूसरे क्लाइंट के जो कि शिपिंग यार्ड होता है, जो भी उनका पोर्ट है, शिपिंग पोर्ट है, वहां से लेके हमारे पोर्ट से उनके पोर्ट तक का पैसा भी आपने दिया, मतलब वहां तक पहुंचाया। मैं आप सबको कहूंगा कि अगर आपको पैसा एडवांस मिल रहा है तो कीजिएगा, अदरवाइज अपने हिसाब से FOB ऑफर कीजिए। जब भी कोई पूछे आप कैसे काम करते हैं, बोलिए मैं फ्री ऑन बोर्ड काम करता हूँ। भारत के अंदर आपका जिम्मा, भारत के बाद उनका जिम्मा। और आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, यही हो गया आपका एक्स वर्क्स। उसमें आपने ऐड करी लोकल ट्रांसपोर्ट और CHA चार्जेस, पहुंच गया शिप के अंदर, हो गया FOB। उसमें आपने ऐड करी फ्रेट चार्जेस और मैरीन इंश्योरेंस, ये हो गया CIF। तो ऐसे आप कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेट करने से ये फायदा होगा
कि आप गलत प्राइसिंग नहीं देंगे और आप नुकसान नहीं खाएंगे। तो बहुत जरूरी है इसको समझना कि शिपिंग टर्म्स क्या होती हैं, और आज की डेट में अगर आप CIF देंगे तो आपको अपने एजेंट से ये जानना पड़ेगा कि भैया पूरा कंटेनर यहाँ से लेके US जाना है, मैक्सिको जाना है, बेल्जियम जाना है, दुबई जाना है, कितने पैसे लगेंगे। तो वो रेट लेना जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा फ्लक्चुएशन। और फाइनली आखिर में बताना चाहूंगा कि पेमेंट को सिक्योर कैसे करते हैं। हम अपने जो हमारा मास्टर क्लास है उसके अंदर हम काफी बताते हैं लीगल प्रोसेसेस के बारे में, सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स, वो सब हम बताते हैं। बट आज हम सिर्फ जरूरी बातें बता रहे हैं, 7 बातें बता रहे हैं जो चैलेंज है एक्सपोर्टर के लिए, अगर उसको मास्टर कर ले तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आखिरी मेरा सेक्शन जो है वो है हाउ टू सिक्योर योर पेमेंट्स। तो उसके लिए मैं आपको 2 टियर तरीके बताऊंगा, 2 अलग अलग पायदान बताऊंगा। पहला ये है कि बायर की जेन्युइनिटी चेक करें, उसके लिए कंट्री की रेटिंग चेक करें कि कंट्री सही है उस बायर की, अगर है तो आगे चले। कंपनी, जो भी कंपनी है उसकी क्रेडिट चेक आप कर सकते हो, वो ECGC करता है। और एक कंपनी है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जो बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपको 2-2,500-3,000 रुपए में किसी भी इंसान का चिट्ठा निकाल के दे देंगे। उसके पास का और प्रेजेंट का, फ्यूचर का कोई नहीं बता सकता। कितना बिजनेस किया, कितना काम करते हैं, कितनी इंपोर्ट है, कभी डिफॉल्ट किया कि नहीं किया, अगर ये सब कुछ है तो ऑफकोर्स आप काम कर सकते हैं। उनसे 2 रेफरेंस मांगिए आपके सप्लायर्स का, उन सप्लायर से बात कीजिए कि वो सही है नहीं है, कैसा रहा उनसे काम करने के लिए। उसके अलावा उनकी चेक कीजिए कि वेबसाइट है कि नहीं है, ईमेल आईडी उनका हॉटमेल जीमेल तो नहीं है। अगर आपका भी हॉटमेल जीमेल है तो कृपया करके अपने कंपनी के नाम का ईमेल आईडी बनाइए, चाहे उसको गूगल पे पोर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत। एक हो संदीप कौशिक @gmail.com, लगता नहीं कि कोई कंपनी है। एक है sandeep@winningmantra.in, तो लगता है कंपनी चलाता है बंदा, कुछ ना कुछ काम तो करते हैं। तो आपके लिए भी जरूरी है और आपके क्लाइंट के लिए भी जरूरी। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस, क्या वो है, लिंक्डइन पे है, इंस्टा पे है, फेसबुक पे है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार बहुत सारे मतलब लोग जो आपको धोखा देते हैं, दगा देते हैं, पैसा खा जाते हैं, उनके लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है। और जो एड्रेस उन्होंने बताया उस एड्रेस को गूगल मैप पे डालिए और देखिए क्या वो एड्रेस एग्जिस्ट भी करता है। गली नंबर 413 बोल दिया और गली नंबर 413 है ही नहीं। स्ट्रीट नंबर 413 जावेल अली दुबई और समथिंग लाइक दैट, एंड यू नेवर चेक्ड। सो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग। और ये सबसे अगर वो पास हो जाता है, उसका अपना ऑफिस है, अपना एड्रेस सही है, ईमेल आईडी है, गूगल प्रेजेंस है, वेबसाइट ठीक है, क्रेडिट रेटिंग सही है, तो आप बिजनेस के लिए तैयार हैं, आप खुश हैं बिजनेस करने के लिए, करना चाहिए। तो ये तो होगा पहला। दूसरी बात है कि कौन सी टर्म्स फिक्स करें। तो ऑब्वियसली बेस्ट टर्म तो ये है कि पैसा दे दें भैया शिपमेंट से पहले, पर वो होता नहीं है। तो उसके लिए हम जाएंगे एडवांस पेमेंट, जो कि नॉर्मली स्मॉल और ट्रायल ऑर्डर्स में होगा। अगर आपको मिलता है, आप ऐसा काम करते हैं जहां पे पूरा 100% एडवांस मिल सकता है, तो भैया उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं। तो कीजिए, कोशिश जरूर कीजिए, ये कोशिश कीजिए कि आपको कुछ एडवांस मिल जाए, कुछ शिपमेंट से पहले मिल जाए। तो ये सब आपको ट्राई जरूर करना है। बट ज्यादातर लोग काम करते हैं डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में। क्यों? क्योंकि बायर को इसके अंदर पैसा नहीं देना पड़ता एडवांस में, ये पैसा देता है वो जब आपकी शिपमेंट हो जाती है या जहां पहुंच जाती है। 2 तरीके हैं इसमें, DP और DA मेथड। पहला मेथड ये है कि आपने ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर बनाया, आपने शिप कर दिया, शिपिंग के पेपर अपने बैंक को दिए, आपके बैंक ने पेपर वो बायर के बैंक को दिए, बायर का बैंक आपको कहेगा भैया तेरी शिपमेंट आ गई है, पेपर तब दूंगा जब तू पैसे दे देगा। वो पैसे बैंक को देगा, बैंक आपको पैसे देगा और बैंक उसको शिपिंग के कागज देगा। पूरी ट्रांजैक्शन आपकी हो गई कंप्लीट। दूसरा तरीका है DA मेथड, जहां पे कि आप इसी मेथड में क्रेडिट दे रहे हो। मान लीजिए क्लाइंट ने आपसे 90 दिन की उधारी मांगी और आपने उसको दे दी, तो उस केस में क्या होगा? वही होगा, एक्सपोर्ट हो गया, पेपर आप अपने बैंक को भेजेंगे, अपना बैंक बायर के बैंक को भेजेगा, बायर का बैंक उसको पेपर दे देगा और उससे पहले एक कागज पे साइन कराएगा, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में वो बायर ये कहेगा कि भैया 90 दिन के बाद शिपिंग पेपर मैं ले रहा हूँ, पर 90 दिन के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो वो उसकी जिम्मेदारी हो गई, वो पेमेंट उसको करनी ही पड़ेगी। तो ये पैसा आपको 90 दिन बाद मिल जाएगा। अब ये अच्छा मेथड है, बायर को पसंद है, हमारे लिए भी ठीक ठाक सेफ है, क्योंकि बैंक से बैंक को डॉक्यूमेंट जा रही है, बैंक का कोई गारंटी नहीं है, पर बैंक से बैंक डॉक्यूमेंट जाता है तो काफी सेफ्टी होती है। पर इसमें 3 चीजें ख्याल रखने की बात है, कृपया नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा ये काम आएगा अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में है। नंबर एक ये है कि ऐसे केस के अंदर आप ECG से कंसाइनमेंट का इंश्योरेंस जरूर लें। क्यों? क्योंकि कल को आपने यहां से सामान भेजा
और उसके बाद बायर बैकआउट कर गया कि मुझे तो सामान नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे? शिपमेंट हो गई है, दूसरे देश में पहुंच गई है, आप तो लुट गए, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। उसके लिए ईसीजी की मेरीन इंश्योरेंस बहुत जरूरी, ईसीजी की कंसाइनमेंट इंश्योरेंस बहुत जरूरी। वो करने से ईसीजी आपको 80 से 90% पैसा दे देता है पूरी एक्सपोर्ट की साइकिल कंप्लीट करने के बाद। नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होते हैं उसमें दो पार्टी होती है, कंसाइनी जो कि बायर है, नोटिफाई पार्टी जिसको नोटिफाई करना है जब शिपमेंट वहां पहुंच जाए। नॉर्मली बड़ी कंपनीज में वो उनकी लॉजिस्टिक कंपनी होती है या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, किंतु इस केस में आपको पहले बताना है अपने बायर को कि मैं बैंक को, बायर के बैंक को नोटिफाई पार्टी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो लोग क्या करते हैं, कनाइवेंस करते हैं, कोरियर से सेटिंग करी, पेपर बैंक से पहले ले लिया, पेपर गायब, शिपमेंट गायब, किसी को कुछ पता नहीं। और ये बहुत बार हुआ है। तो कृपया नोटिफाई पार्टी में बैंक को पार्टी बनाए, क्योंकि बैंक की पार्टी होने के बाद वो पेपर ले जाके कहीं पर से भी शिपमेंट नहीं ले सकता जब तक बैंक की स्टैंप उसको नहीं मिले। तो ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, अगर वो शिपमेंट उसने 7 दिन में नहीं ली तो अपनी कंसाइनमेंट को आप शिपिंग यार्ड से बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं उसको, जो कि कस्टम से पहले होता है वो मेरीन एरिया में अंदर ही, शिपिंग एरिया के अंदर ही, बट अलग से वेयर हाउस होता है, वहां पे डाल दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज चार्जेस होती हैं अगर वो शिपिंग यार्ड में पड़ा रहे। तो ये 3 चीजों का ख्याल रखिए। डीपीडी मेथड अच्छा है, डीपी मेथड काफी अच्छा है, कोशिश कीजिए अगर डीपी मेथड से आपको काम मिल जाए तो जरूर कीजिएगा। बट यस, ख्याल रखिएगा नोटिफाई पार्टी का और कंसाइनमेंट इंश्योरेंस का ईसीजीसी से। ईसीजीसी से जब आप इंश्योरेंस करते हैं वो ऑटोमेटिकली चेक करती है क्रेडिट रेटिंग ऑफ द पर्सन। अगर वो सही नहीं होगी तो वो आपको इंश्योरेंस ही नहीं देगी। अगर एक बार कोई डिफॉल्ट कर गया तो उसको ब्लैकलिस्ट कर देगा। उसके बाद हम आते हैं एलसी मेथड पे। एलसी होती है, कोई इंसान एलसी खोलता है उससे पहले उसको पैसा देना पड़ता है या अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, एलसी लिमिट ब्लॉक करनी पड़ती है। तो बहुत सारे बायर ये करना नहीं चाहते, बड़ी अच्छा मेथड है। सो पेमेंट डन बाय बायर बैंक टू यू। जैसे ही एलसी आए उसको चेक कराइए बैंक से, बैंक कहता है सब कुछ सही है तो आगे चलिए। उसके बाद उसकी डिटेल सब चेक कर लीजिए, सब ठीक है। आपको ज्ञान नहीं है तो एलसी के एक्सपर्ट मिलते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपए में एक एलसी का पूरा काम करते हैं, उनसे कराइए। जब आप पेपर भेज रहे हैं तो एक सेक्शन होता है एलसी में, लिखा होता है कौन कौन से पेपर चाहिए, वो सारे पेपर आपको भेजने हैं और उसी सीक्वेंस में भेजने हैं। अगर आप पेपर भेज देते हैं जो भी आपकी टर्म है उसके हिसाब से आपको पेमेंट आ जाएगी। एलसी इज अ वेरी सेफ मेथड। अलग अलग टाइप की एलसी होती है, उनके बारे में बता रहा हूं आपको। इरिवोकेबल एलसी जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जिसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। रिवोकेबल एलसी जिसको चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। कंफर्म्ड एलसी जो बायर बैंक और बैंक इंडिया कंफर्म करता है कि पैसा हम आपको देंगे। इरिवोकेबल कंफर्म्ड एलसी जहां पे कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, कोई कैंसिल नहीं कर सकता और एक बैंक ने कंफर्म किया कि वो आपको पैसा देगा, बहुत अच्छे तरीके की एलसी है। अगर आप क्रेडिट देते हैं, अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं 30, 60, 90 दिन का अपने बायर को, तो ये एलसी मांगेगा। उसके अलावा पेमेंट एट साइट एलसी, बेस्ट एलसी, इसमें आपको विद इन 7 डेज आप एलसी डॉक्यूमेंट दें, 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। पेमेंट आपको 90 डेज वाले में मिल जाती है, उसको एलसी डिस्काउंटिंग बोलते हैं। बैंक से आप पैसा ले सकते हैं 80-90%, बट पेमेंट एट साइट एलसी इज बेस्ट एलसी। इसके अलावा जो जरूरी है एलसी के अलावा, एक होता है ओपन क्रेडिट। बिग एस्टैब्लिश कंपनी से काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा है, आपका ट्रस्ट अच्छा है, डॉक्यूमेंट सीधा बायर को भेजते हैं, क्रेडिट सेल है। मैं चाहूंगा कि आप ये कभी ना करें अनलेस आप बहुत बड़ी किसी कंपनी से काम कर रहे हो जहां पे पैसा डूबने का कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन क्रेडिट है, कोई भी बंदा बैकआउट कर सकता है। फाइनली हम बात करेंगे कि अगर आप अपने नाम से माल बेच रहे हैं, कोई इंपोर्टर या आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, तो प्रोडक्ट सेल करेंगे तब पेमेंट करेंगे। कंट्री पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर से होता है। कोशिश कीजिए कि कंट्री पार्टनर बनाए ताकि वो कुछ इन्वेस्ट कर पाए, और कोशिश कीजिए कि वो बैंक से पेपर चले। तो बाय एंड लार्ज अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सी पेमेंट सही है, पहले तो उसकी ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अगर वो पार्टी सही है। उसके बाद ऐसा तरीका आप चूजिए, कोई भी तरीका, चाहे डीपी, डीए, एलसी कुछ भी हो, जिसमें बैंक के थ्रू पेमेंट जाए। अगर बैंक से बैंक को पेमेंट जाती है तो वो काफी अच्छी है आपके लिए। तो सेफ पेमेंट रखना एक व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आइए देखिए क्या 7 स्टेप हमने सीखे। पहला स्टेप सीखा कि हम कंट्री शॉर्टलिस्ट करी, 220 से 10 पे आए। दूसरा किया बायर ढूंढे इन 10 कंट्री में। तीसरा, हम मार्केटिंग के लिए रेडी हुए। चौथा, हमने मार्केटिंग चैनल्स डिसाइड किए। गगन ने बताया आपको 6 चैनल्स के बारे में और बोला कि हो सके तो सबको यूज कीजिए। सेल्स रेडी के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया कि आप कैसे प्राइसिंग कर सकते हैं, और फाइनली अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। और ये सब जानने के बाद देखिए, अब हम जानना चाहेंगे गगन से
कि हम इसको और इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये सब सीख सकते हैं और कैसे इस सबको आगे ले जा सकते हैं ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू करें, बढ़ाएं और बहुत आगे ले जाएं। गगन। धन्यवाद संदीप। और जी हाँ, हम आपको बीच बीच में कई बार बताते रहे हैं और शुरू में भी हमने आपको बताया था कि हम एक 6 हफ्ते की एक ट्रेनिंग रन करते हैं, जिसमें कि कई सारे लोग जो हैं अपने व्यवसाय को एक्सपोर्ट रिलेटेड और आगे बढ़ाने में वो ट्रेनिंग जो है वो सहायक हुई है। और अभी हम जब बात कर रहे थे तो कई लोगों ने हमें पर्सनल मैसेज किया, तो हमने ये वाली स्लाइड ऐड करी और हमने सोचा क्यों ना आपको बताएं कि हमारी ट्रेनिंग्स के जरिए कैसे कैसे लोगों को फायदा होता है। तो जो लोग एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने बिजनेस को 5 टाइम्स गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, 2000 बायर हमारी ट्रेनिंग में रहते रहते उनके पास और आ सकते हैं, और 10 नई कंट्री आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ अपनी जो कॉस्ट है वो 5 से 15% तक और घटा पाएंगे। वो पॉसिबल है हमारी ट्रेनिंग के साथ साथ। नए एक्सपोर्टर, जैसा कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, ये ट्रेनिंग आपको, जो 6 हफ्ते की जो ट्रेनिंग हम कह रहे हैं, 2 घंटा पर डे, 2 घंटा पर वीक, ये आपको शॉर्टलिस्ट करने में मदद करेगी अपने प्रोडक्ट को। 3 कंट्री आइडेंटिफाई करेगी कहाँ बिजनेस करना है। 0 से 1000 लोगों की, बायर्स की नॉलेज आपको इमीडिएटली मिलती है। गेन कंप्लीट नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसेस, क्या क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, और साथ ही साथ में कैसे 6 से 10 महीने के अंदर अपना एक्सपोर्ट वर्टिकल शुरू किया जाए, ये चीज, ये नॉलेज आपको बिल्कुल मिल सकती है। ऐसी ही एक ट्रेनिंग हम 27 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। हर सैटरडे ये ट्रेनिंग 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है, 6 हफ्ते। और पहले सेशन में हम कैसे एक्सपोर्ट रेडी होना है, ग्लोबल मार्केट कैसे स्टडी करनी है, बायर्स कैसे ढूंढना है, इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड सेशन में डॉक्यूमेंटेशन, लीगल रिक्वायरमेंट, सब्सिडीज, जो भी संदीप ने आपको बताया, अभी तो 10 मिनट में बताया, इसके बारे में पूरा विस्तार से पूरा किया जाता है। तीसरे चरण में हम बात करते हैं मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का रोल, मार्केटिंग के चैनल्स को कैसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है और आगे बढ़ना है, इसके बारे में हम पूरा प्लान करते हैं। पांचवा चैनल है बिल्डिंग योर मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी फॉर एक्सपोर्ट्स, अपने बिजनेस की सेल्स स्ट्रैटेजी को कैसे बेहतर करें। और छठा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक अच्छा डिलीवरी किस तरीके से की जाए। ये 6